and once again welcome back to the physics friction of minds, where we are dealing with the physics of a 12th standard. Okay, so friends, the chapter about which we are talking is the mechanical properties of a fluids, which is the second chapter in your syllabus. And in that chapter I have told you that there are three individual sections, that is hydrostatic, hydrodynamics and a surface tension. So the chapter is quite lengthy, but this chapter is important as far as your exam is concerned. Okay, so लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि हाइड्रोस्टैटिक हम कंप्लीट कर चुके हैं. सो अब हम जो नया सेक्शन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का वो है सरफेस टेंशन. ठीक है, और उसके बाद हम हाइड्रोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब ओल्ड सिलेबस में सरफेस टेंशन ये एक इंडिविजुअल यूनिट दिया था, and this is important as far as exam is concerned. But you know that surface tension is the property which is shown by the fluid that is in a liquid like a water, and that's why this particular property of a liquid has been included in this chapter, that is mechanical properties of a fluids. Okay, so from today's lecture now we'll discuss the surface tension. Okay, so as usual what we do in the start, we just discuss the meaning of the heading, that is surface tension. ठीक है, सो सबसे पहले सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी विच इज शोन बाय द लिक्विड. ओके, अब सरफेस और टेंशन, तो सरफेस का मतलब आपको पता है कि कोई भी लिक्विड जो है, सपोज हम एक कंटेनर कंसिडर करते हैं. अब डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं कि सपोज एक ग्लास है, ग्लास में क्या है, वाटर है. ओके, जो हम डेली यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें होती है. ठीक है, सपोज इस ग्लास में यहाँ तक वाटर लेवल है, यहाँ तक. ठीक है, सो इसे हम कहते हैं सरफेस, इसे हम कहते हैं सरफेस. और ये जो लिक्विड होता है इसे हम कहते हैं बल्क. दिस इज कॉल्ड एज अ बल्क. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सरफेस. एंड द मीनिंग ऑफ वर्ड टेंशन मीन्स, जो टेंशन ये वर्ड हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वही टेंशन हमें यहाँ पे लेना है. दैट इज दिस सरफेस रिमेन अंडर अ टेंशन. जो लिक्विड का कोई भी जो सरफेस होता है, फ्री सरफेस, इट ऑलवेज रिमेन अंडर अ टेंशन, एंड दैट प्रॉपर्टी शोन बाय अ लिक्विड इज कॉल्ड एज अ सरफेस टेंशन. अब आप बोलोगे कि इतने सारे लिक्विड्स हम डेली लाइफ में डील करते हैं, कंटेनर्स यूज करते हैं, उसमें लिक्विड देखते हैं, अभी तक तो हमें प्रैक्टिकली कोई भी लिक्विड सरफेस अंडर टेंशन नहीं दिखा. ठीक है, सो ये जो भी होता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है. और ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसे रिलेट करने के लिए हम एक कंपैरिजन करेंगे, हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, क्योंकि अब अगर मैं आपको डायरेक्टली सरफेस टेंशन पढ़ाना स्टार्ट करूं तो आपको सरफेस टेंशन का ही मीनिंग समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सो हम इस टॉपिक को प्रैक्टिकली जितना हो सके हम प्रैक्टिकली रिलेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और आपको इमेजिन करना है. योर इमेजिनेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग है बट डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करोगे, समझ के लोगे, सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट. ओके, बस आपको रिलेट करना है, प्रैक्टिकली रिलेट करना है, और सेकेंडली आपको इमेजिन करना है. ठीक है, तो अब सरफेस टेंशन मतलब क्या, ये हम पहले समझ के लेते हैं. ठीक है, सो सपोज एक एक्टिविटी हम करेंगे. सपोज हमारे पास एक रिंग है. ठीक है, ये क्या है, एक रिंग है. नहीं भी होगी तो तार होता है घर पे, तो उसे बेंड करके हम ये रिंग फॉर्म कर सकते हैं, वायर वी कैन से. ओके, अब बलून हम यूज करते हैं. आपको पता है बलून का जो एक पर्टिकुलर वो रबर का जो बना होता है बलून, वो स्ट्रेचेबल होता है. ठीक है, सो आपको क्या करना है, बलून को इस रिंग के ऊपर स्ट्रेच्ड करके उसे, इस रिंग को उस बलून से कवर अप करना है. ठीक है, सपोज आपने कर दिया इस तरह से, बलून की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, उसे आपने इसके ऊपर फिक्स किया और उस मेम्ब्रेन को यहाँ पे इस एज पे आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. ठीक है, सो अब क्या होगा, जो बलून की जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेच्ड हो जाएगी, और स्ट्रेच्ड होने की वजह से क्या होगा, वो जो मेम्ब्रेन है वो अंडर टेंशन रहेगी. ये कंफर्म है. ठीक है, अब सपोज हमारे पास ये एक रिंग है. ठीक है, ये है रिंग, ये जो अंदर दिख रही है आपको ये रिंग है, और उसके ऊपर ये जो रेड कलर की मेम्ब्रेन है
इट्स लाइक अ मेम्ब्रेन ऑफ अ बलून। जैसे तबला हमें पता है, तबले के ऊपर की जो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है जो उसके एजेस में फिक्स्ड की होती है, राइट। इन द सिमिलर वे ये एक रिंग हमने ली है और उसके ऊपर इस बलून जो है उसकी मेम्ब्रेन को स्ट्रेच्ड करके फिक्स्ड किया है लाइक दिस, ठीक है। अब आपको पता है आप इस मेम्ब्रेन को जितना स्ट्रेच्ड करोगे ये मेम्ब्रेन उतनी ही अंडर टेंशन रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर सपोज मैंने ये चॉक को इस तरह से ये किया तो आप देख सकते हो इसमें डिम्पल गिरता है, ठीक है। अब ये फिंगर अगर मैंने यहाँ पे ऐसे किया तो आप देख सकते हो कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, एक डिम्पल गिर रहा है। आप कोई भी मटेरियल रखो, आपके पास पेन है, मार्कर है, जो भी है, चॉक है, आप ऐसे करो, क्या होगा इस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन में आप देख सकते हो क्या हो रहा है, डिम्पल्स फॉर्म हो रहा है। जहाँ जहाँ पे मैं चॉक रख रही हूँ वहाँ पे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, डिम्पल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट। सो अब ये चीज़ तो प्रैक्टिकली आप देख चुके हो। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्योंकि सरफेस टेंशन ये तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी नहीं है, बट हमें जस्ट रिलेट करना है सो दैट आपको हेडिंग का मीनिंग एक बार क्लियर हो जाए कि सरफेस टेंशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। अब सपोज हमारे पास एक लिक्विड है, ये आप कोई भी वाटर बॉडी ले सकते हो। सपोज ये एक लेक है जिसमें ये पानी है और ये स्टील वाटर है। स्टील वाटर मतलब जो वाटर है वो स्टील है, ठीक है, एट रेस्ट वी कैन से। सो अब क्या होगा, अगर आपने वाटर स्पाइडर को इस स्टील वाटर पे फ्लोट होते हुए या फिर वॉक करते हुए देखा होगा तो पता है कैसे होता है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये आपको बिल्कुल इमेजिन होना ही चाहिए, ठीक है। ये अपन ने क्या किया है, एक वाटर बॉडी कंसिडर की है, ये क्या है, उस वाटर का सरफेस है, ठीक है, सरफेस, ठीक है। अब सपोज इस स्टील वाटर सरफेस के ऊपर, जिसे मराठी में हम स्थिर कहते हैं, स्थिर पानी, ठीक है। सो इस स्टील वाटर सरफेस के ऊपर सपोज एक स्पाइडर वॉक कर रही है, तो सब जब वाटर स्पाइडर इस स्टील सरफेस के ऊपर, स्टील वाटर सरफेस के ऊपर जब वॉक करेगी तो क्या होगा, उसके जो लेग्स होंगे वो जहाँ जहाँ टच होंगे इस स्टील वाटर सरफेस पे, जस्ट लाइक इसमें जैसे डिम्पल्स गिर रहे थे लाइक दिस, सिमिलरली उस वाटर स्पाइडर के लेग्स जहाँ जहाँ टच होंगे स्टील वाटर सरफेस पे वहाँ पे क्या होंगे, ऐसे डिम्पल्स गिरेंगे, ठीक है। और जैसे ही वो वाटर स्पाइडर आगे जाएंगी ये जो वाटर सरफेस है फिर से एज इट इज हो जाएगा। जैसे ही वो आगे जाएगी फिर से क्या होगा, यहाँ पे डिम्पल फॉर्म होगा जहाँ पे उसका जो लेग है वो स्टील वाटर सरफेस के जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट में आएगा वहाँ पे टेम्पररीली क्या होंगे, ऐसे डिम्पल्स फॉर्म होंगे। जैसे ही वो आगे प्रोसीड करेगी ये वाटर सरफेस फिर से एज इट इज हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेकेंड आप एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वाटर स्पाइडर को पकड़ के ये एक्टिविटी करना क्वाइट डिफिकल्ट है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी कर सकते हैं। एक आधा कंटेनर लो, एक कंटेनर में वाटर फिल करो, निडल होती है, निडल जो कि बहुत लाइट होती है वेट में, तो सपोज निडल आपने यहाँ पे रख दी, सपोज इसी को हम निडल कंसिडर करते हैं बट आपको निडल ही लेना है, ठीक है, नहीं तो आप नेल लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सपोज आपने निडल लिया और निडल को आपने इस तरह से रख दिया, तो अब क्या होगा, इस स्टील वाटर सरफेस पे जहाँ पे आपने निडल रखी है वहाँ पे क्या होगा, ऐसा यस इस तरह से एक डिप फॉर्म होगा, राइट, एक डिप फॉर्म होगा। सो दो एग्जांपल मैंने बताया, एक वाटर स्पाइडर का, या फिर ब्लेड आप ले सकते हो जिसे रेजर हम कहते हैं, ठीक है, जो शेविंग के लिए रेजर यूज होता है, बहुत लाइट होता है, उस रेजर को आप लीजिए और स्टील वाटर सरफेस पे रखिए। बट अगेन आई रिपीट दिस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन, दिस वाटर सरफेस शुड बी स्टील, मतलब स्थिर, ठीक है। सो जब इस रेजर को आप यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, जहाँ पे आपने रेजर रखा है स्टील वाटर सरफेस में वहाँ पे क्या होगा, एक डिप फॉर्म होगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे भी डिप फॉर्म होगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ये मेरे पास स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन थी, ये रबर की स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे चौक रखा, यहाँ पे डिम्पल फॉर्म हुआ, मैंने चौक निकाल दिया, फिर से मेम्ब्रेन एज इट इज हो गई। मैंने यहाँ पे चौक रखा, आप देख सकते हो डिम्पल फॉर्म हुआ, मैंने चौक निकाल दिया, मेम्ब्रेन फिर से एज इट इज हो गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, जब जब उस
वाटर स्पाइडर ने स्टील वाटर सरफेस पे टच किया, वहाँ पे डिम्पल्स फॉर्म हो रहे हैं वाटर सरफेस में, और जैसे ही वो आगे आगे जा रही है वो डिम्पल फिर से, मतलब वो सरफेस फिर से एज इट इज हो रहा है। ठीक है, मतलब इससे ये दोनों जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करें, जो तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं। ओके, ये अग्रीड है, इसे आप अग्री करते हो कि हम, ये तो प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया है, लाइक दिस। सी, जहाँ जहाँ पे चौक रखा, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब ये फ्री सरफेस है वाटर का। ये जैसे स्टील है मतलब स्टेडी है, वैसे ये सरफेस स्टेडी है। अब जहाँ जहाँ पे मैंने चौक रखा वहाँ पे क्या हुआ, डिप्स फॉर्म हुआ है, डिम्पल्स फॉर्म हुआ है। वैसे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वो स्पाइडर, वाटर स्पाइडर को आपने वाटर सरफेस पे वॉक करते अगर देखा होगा, तो जहाँ जहाँ पे वो चलती है, जहाँ जहाँ पे उसके लेग्स जो है इसके कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पे डिप्स फॉर्म होते हैं, डिम्पल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों एग्जाम्पल को हम रिलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें एक चीज़ तो ये पता है कि हमने बलून के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बचपन में। ठीक है, और ये सिंपल सी एक्टिविटी आप लोगों के आंखों के सामने है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो बलून की स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, इसे आप जितना स्ट्रेच्ड करोगे ये उतनी ही अंडर टेंशन रहेगी, और ये क्या करेगी, इट विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। करेक्ट, ये अगर ये देखिए मैंने पीछे से इसको फिक्स्ड किया है, अगर मैं ये थ्रेड निकाल दूं तो क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड हो चुकी थी, इट विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। हम क्या करते हैं, हम बर्थडे डेकोरेशन के लिए बलून यूज करते हैं। ठीक है, अब सरफेस एरिया सच में मिनिमाइज होता है क्या, ये भी अगर देखना होगा तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम डेकोरेशन के लिए बलून यूज करते हैं, और सपोज हमने एक बलून को ब्लो किया और उसके ऊपर एक मैसेज लिख दिया, ठीक है, मार्कर से या फिर पेन से एक मैसेज लिख दिया। अब जब वो बलून ब्लो हुआ होता है तो वो जो फॉन्ट्स है, जो लेटर्स हमने लिखे हैं, वो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं हमें, राइट। और जैसे ही वो बलून की एयर जो है वो हम निकाल लेते हैं तो क्या होता है, वही लेटर्स अब हमें छोटे छोटे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन थी बलून की, वो क्या हो चुकी है, उसने क्या किया है, अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज कर लिया है। और सरफेस एरिया मिनिमाइज होने की वजह से जो मैसेज आपने लिखा था, जो लेटर्स आपने लिखे थे, उसका शेप भी क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। और ये सब जो मैं बता रही हूँ, जो एग्जांपल्स में दे रही हूँ, सब हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब हमें क्या कंक्लूजन निकालना है कि ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है बलून की, इसे जितना स्ट्रेच्ड करोगे ये उतनी ही अंडर टेंशन रहेगी, और ये क्या करेगी, इट विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, राइट। अब जैसे यहाँ पे डिम्पल्स फॉर्म हो रहे हैं, वैसे यहाँ पे डिम्पल्स फॉर्म हो रहे हैं। मतलब दिस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऑफ अ बलून इज जस्ट लाइक द स्टील surface of water. So as this stretched membrane is under tension and as it tries to reduce its surface area, right, in the similar way this steel surface of water is under tension, and as it is under tension it tries to minimize its surface area, and as it is under tension, as the surface of water is under tension, so this is the property shown by a liquid and this is called as a सरफेस टेंशन। समझा सरफेस टेंशन का मीनिंग। तो सरफेस टेंशन में ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड शो करता है, और लिक्विड का सरफेस ये प्रॉपर्टी शो करता है, करके सरफेस टेंशन कहा है। और इसमें होता क्या है कि जस्ट लाइक दिस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, दिस फ्री सरफेस, दिस स्टील वाटर सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज अंडर टेंशन, एंड एज इट इज अंडर टेंशन इट ट्राइज टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया. This is under tension. It also tries to reduce its surface area, and that's why this property is called as a surface tension. Clear है? अब ये मेम्ब्रेन की अगर हम फिर से बात करें तो ये हम बलून की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम वाटर सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन है, अगर इसे हम क्या करें, इसे अगर हम, ये मैंने स्ट्रेच किया था, सो सपोज ये रिंग में स्ट्रेच किया था, ये देखिए ये पहले जब स्ट्रेच थी सो ये अंडर टेंशन थी, और जब ये अंडर टेंशन थी तो ये क्या कर रही थी, इट वाज ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया। ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, तो ये देखिए ये अपने ओरिजिनल शेप में आ चुकी है। सो जब ये स्ट्रेच थी ये अंडर टेंशन थी, ठीक है। सो
जब ये अंडर टेंशन थी इट ट्राइड टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया इसने कैसे रिड्यूस किया? सो ऑब्वियसली ये जो मेम्ब्रेन है रबर की ये मॉलिक्यूल से बनी है, राइट। अब ये स्ट्रेच जब थी तब मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे करके ये स्ट्रेच थी, बट स्ट्रेच्ड कंडीशन में रहने के बाद ये अंडर टेंशन है। अंडर टेंशन है मतलब अब ये क्या करेगी, इट विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। अब ये कब होगा? जब ये दूर दूर मॉलिक्यूल्स जो है जब ये पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके ओरिजिनल शेप में आ जाएगी इन द सिमिलर वे। मतलब क्या, स्ट्रेच मेम्ब्रेन जो होती है बलून की, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन है सपोज बलून की, इट इज अंडर टेंशन, इट ट्राइज टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया। सो ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन अपना जो शेप है वो कैसे मिनिमाइज करती है? कैसे मिनिमाइज करती है? बाय मूविंग मॉलिक्यूल्स मीन्स जिस मॉलिक्यूल्स से वो मेम्ब्रेन बनी है, बाय मूविंग ऑल दोज मॉलिक्यूल्स क्लोजर। जितने मॉलिक्यूल क्लोज रहेंगे उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाएगा, जैसे सरफेस मिनिमाइज हो जाएगा उसका टेंशन रिड्यूस्ड हो जाएगा और वो उसके ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये फ्री सरफेस क्या कर रहा है लिक्विड का, ये तो अंडर टेंशन है और अंडर टेंशन होने की वजह से इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया। सो अब यहाँ पे भी क्या मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये फ्री सरफेस है लिक्विड का और सपोज यहाँ पे सपोज 8 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये फ्री सरफेस लिक्विड का अंडर टेंशन है, अंडर टेंशन होने की वजह से इट ट्राइज टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया। तो अब ये सरफेस एरिया कैसे रिड्यूस करेगा? अब ये मॉलिक्यूल्स भी पास पास आएंगे क्या जस्ट लाइक दिस? तो ऐसे नहीं होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे ये होता है कि ये जो 8 मॉलिक्यूल्स इस फ्री सरफेस पे है लिक्विड के, तो ये 8 में से क्या होता है, सम 4 मॉलिक्यूल्स और इवन मोर देन दैट come at the bottom. It come at the bottom of the liquid surface. It come at the bottom of the liquid. और अब देखिए मेजॉरिटी कितनी थी पहले 8 में से 4 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, नीचे आ गए, बॉटम में आ गए, बल्क में आ गए। अब सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल है? 4 ही मॉलिक्यूल है। अब 8 मॉलिक्यूल से जो फिल्म बनी थी सरफेस की वो तो अंडर टेंशन थी, अंडर टेंशन होने की वजह से उसने क्या किया, सरफेस एरिया रिड्यूस्ड किया। सरफेस एरिया रिड्यूस्ड कैसे हुआ? तो 8 में से 4 मॉलिक्यूल्स कहाँ आ गए, नीचे आ गए, बॉटम में आ गए। अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है? 4 ही है। ऑब्वियसली अगर सिर्फ 8 में से 4 मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है तो सरफेस एरिया क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। सो दिस वे this water surface, this free surface of a liquid tries to reduce its surface area by pulling those water molecules at the bottom of a liquid, and this property is called as a surface tension. Understood? So this is all basic regarding surface tension. बहुत confusion पालते हैं students regarding surface tension. तो क्योंकि जब हम बुक रेफर करते हैं तो बुक में डायरेक्ट थ्योरी दी होती है ना, और वो थ्योरी को एज इट इज डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो थ्योरी तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो वैसे ही है, ठीक है, वो तो वेरीफाइड थ्योरी है। तो हमें क्या करना है, उस डिफिकल्ट चीज को इजी करना है। और वो डिफिकल्ट चीज को इजी कैसे करना है, तो ये थ्योरी जो हमें बुक में दी है उसे हमें इस प्रैक्टिकल चीज़ों से क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। सिंपल सी एक्टिविटी मैंने आपके आंखों के सामने आपको बताई है, सेम थिंग यहाँ पे हो रही है, मतलब हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच थी, अंडर टेंशन थी, अंडर टेंशन होने की वजह से उसने सरफेस एरिया क्या किया, मिनिमाइज किया मॉलिक्यूल्स को क्लोजर लाके, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी डिप्स फॉर्म हो रहे थे, डिम्पल्स फॉर्म हो रहे थे, मतलब ये जो सरफेस है लिक्विड का ये भी अंडर टेंशन है। जस्ट लाइक दिस, अंडर टेंशन होने की वजह से ये भी अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और सरफेस एरिया मिनिमाइज करने के लिए अब ये मॉलिक्यूल्स क्लोज नहीं आते, तो ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पुल किए जाते हैं, टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द कंटेनर इनसाइड द लिक्विड, एंड एज most of the water molecules are pulled at the bottom, and that's why the surface area, the surface of this water is reduced, and this property is called as a surface tension. Understood?
So that is all about the basic regarding this particular concept, that is surface tension. So I just hope अभी आपको surface tension का मीनिंग समझ में आया है, ठीक है। तो अब सरफेस टेंशन को और ब्रीफली और डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर थियरी दी है कि मैंने आपको यहाँ पे तो बताया कि ये फ्री सरफेस जो अंडर टेंशन है, सो अंडर टेंशन होने की वजह से ये भी अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करने की कोशिश करता है, और सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए क्या करता है कि यहाँ पे जो 8 मॉलिक्यूल्स थे उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को वो डाउनवर्ड पुल करता है, ठीक है। सो दैट मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो सरफेस कम हो गया, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो डाउनवर्ड पुल किए जाते हैं, बट ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये जानना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे और फिर हम मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन देखेंगे, और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये जो सरफेस टेंशन है, जो ये लिक्विड का सरफेस ये प्रॉपर्टी शो करता है, तो किस तरह से वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करता है और किस तरह से यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स डाउनवर्डली पुल किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम जनरल डेफिनेशंस देखेंगे सो दैट हमें मॉलिक्यूलर थ्योरी और अच्छे से समझ में आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द जनरल डेफिनेशन एंड देन वी विल सी द मॉलिक्यूलर थ्योरी टू क्लियर ऑल दी कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग सरफेस टेंशन। जो थ्योरी जो मैंने अभी आपको थेरोटिकली ओरली बताया कि क्या क्या होता है, कि मॉलिक्यूल क्यों सरफेस फिल्म रिड्यूस्ड होती है, क्यों मॉलिक्यूल्स नीचे पुश पुल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब का एक्सप्लेनेशन आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी में मिलेगा। तो अभी देखते हैं पहले बेसिक डेफिनेशंस एंड देन मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, so we know surface tension is the property shown by the liquid, and we know that the liquid consists of a molecule. So obviously this surface tension is totally based on the molecular theory of a liquid. So first of all we'll see the basic definitions regarding this molecular theory, out of which the first definition is a molecular force. अब molecular force क्या होगा, वाटर है, वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट वी कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर फोर्स। सो मॉलिक्यूलर फोर्स इज सिंपली डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर फोर्स। सिंपल डेफिनेशन है, बट यहाँ पे अट्रैक्शन ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है, बट हियर हमें पता है दैट सरफेस फिल्म try to reduce its surface area, और surface area कब reduced होगा, when molecules will come closer, and molecules closer कब आएंगे, when there will be a force of attraction, ठीक है। so force of attraction between the molecule is called as a molecular force, ठीक है। अब ये molecular force के दो टाइप्स है, एक है cohesive force और दूसरा है adhesive force, ठीक है। molecular force are of two types, out of which one is a cohesive force and another is a adhesive force. so first of all we'll see about the कोहेसिव फोर्स। अब ये दोनों फोर्सेस मॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप से, और मॉलिक्यूलर फोर्स ये अट्रैक्टिव है नेचर में, सो ऑब्वियसली ये दोनों फोर्सेस भी कैसे रहेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे। अब अगर दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव है तो ऑब्वियसली ऑन सर्टेन बेसिस वी हैव क्लासिफाइड दिस टू फोर्सेस। सो कोहेसिव फोर्स जो होता है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम सब्सटेंस, ठीक है। सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन्हें कहते हैं हम कोहेसिव फोर्स। तो फिर एडहेसिव फोर्स क्या है, एडहेसिव फोर्स ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, सो ऑब्वियसली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स बट नाउ फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड एज अ एडहेसिव फोर्स। सो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, सेम सब्सटेंस एंड हियर डिफरेंट सब्सटेंस। अब अगर ये हम एग्जाम्पल से प्रूफ करें तो बहुत सिंपल है। सपोज एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में क्या है, लिक्विड है, ठीक है। सपोज ये ग्लास का कंटेनर है या फिर कोई मेटल का कंटेनर है, सपोज एक ग्लास कंटेनर हमने लिया कांच का, ठीक है। अब ये भी मॉलिक्यूल से बना है, सो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है, ये कंटेनर के जो मॉलिक्यूल्स है वो है ग्लास मॉलिक्यूल्स, और ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो है लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये लिक्विड है जो मॉलिक्यूल से बना है, तो लिक्विड के हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, कोहेसिव फोर्स, बिकॉज दो मॉलिक्यूल्स है, अट्रैक्टिव फोर्स भी है, बट दोनों मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द सेम सब्सटेंस एंड दैट इज वाटर, ओके। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज अ कोहेसिव फोर्स। फिर एडहेसिव फोर्स क्या है,
इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस। अब यहाँ पे देखिए वाटर है, एट द सेम टाइम ये ग्लास कंटेनर है, सो ग्लास मॉलिक्यूल होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। अब यहाँ पे वॉल पे क्या होगा, ये जो है ये ग्लास मॉलिक्यूल है और इधर जो है ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तभी तो ये वाटर इस कंटेनर के वॉल पे स्टिक होता है, राइट। जब भी हम ग्लास में पानी पीते हैं, ठीक है, सो एम्प्टी ग्लास को अगर आप चेक करोगे तो अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स आपको उस ग्लास के वॉल पे स्टिक हुए हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, बट वो दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंस के, एक ग्लास मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एडेसिव फोर्स, ठीक है। अब इससे और सिंपल कि हम फेविकॉल यूज करते हैं, गम यूज करते हैं जिसके ऊपर एडेसिव लिखा होता है। क्यों एडेसिव लिखा होता है? फेविकॉल का पर्पस क्या है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को स्टिक करना, ठीक है। अगर मुझे इस चौक को इस बोर्ड पे स्टिक करना है तो ये तो है चौक मॉलिक्यूल, चौक के पार्टिकल्स, और ये है बोर्ड के। सो अगर मैं फेविकॉल से इन्हें स्टिक कर सकती हूँ, फेविकॉल इज कॉल्ड एज एडेसिव। एडेसिव क्या करता है, इट स्टिक्स द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एडेसिव फोर्स। और इसीलिए फेविकॉल गम को हम क्या कहते हैं, एडेसिव। क्लियर है? तो आपकी डिक्शनरी में ये दो फोर्सेस आप ऐड कर लीजिए, दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस है, बट कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, एडेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या? तो मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या आपको पता है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। और रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब डिस्टेंस, ठीक है, रेंज मतलब डिस्टेंस। अब अगर देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो क्या होगा, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर ये सेम सब्सटेंस के होंगे तो कोहेसिव फोर्स होगा, डिफरेंट सब्सटेंस के होंगे तो एडेसिव फोर्स होगा, ठीक है। अब अगर ये दो मॉलिक्यूल्स मैंने ऐसे रखे तो इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है, लाइक दिस, इस पर्टिकुलर रेंज तक, ये मॉलिक्यूल के लिए इस पर्टिकुलर रेंज तक, ठीक है। अब इस रेंज में अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी आता है तो उनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। बट अगर दो मॉलिक्यूल्स मैंने इतने दूर रख दिए तो अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स का एग्जिस्टेंस है, इस मॉलिक्यूल का इस पे एक्ट नहीं होगा, इस मॉलिक्यूल का इस पे एक्ट नहीं होगा, मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं रहेगा। सो ये रेंज, this range, it is denoted by R. So this range up to which the molecular forces are effective in nature, this is called as the range of molecular force, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल हम लेंगे, सपोज हम खड़े हैं और हमारे अराउंड किसी ने हमें घेर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, खुद को स्टेडी रह के डिफेंड करना है। अगर हमको खुद को स्टेडी रह के डिफेंड करना है तो हम क्या करेंगे, अगर इधर से हम पे कोई अटैक कर रहा है तो हम हाथ से यहाँ तक, इस रेंज तक उसको डिफेंड कर सकते हैं। ये साइड से कोई अटैक कर रहा है तो यहाँ तक, अपना हाथ जहाँ तक जाता है वहाँ तक डिफेंड करेंगे। अगर कोई सामने से अटैक कर रहा है तो यहाँ तक, इस रेंज तक हम उसको डिफेंड कर सकेंगे। सो हर डायरेक्शन में मेरा हाथ जहाँ तक जाएगा वहीं तक मेरा फोर्स इफेक्टिव है। सो दैट रेंज इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये मेरा फोर्स था इस रेंज तक जहाँ तक मेरा हाथ है। अब ये मॉलिक्यूल है, सो ये मॉलिक्यूल के लिए इसकी रेंज यहाँ तक है, इस डायरेक्शन में यहाँ तक है, इस डायरेक्शन में यहाँ तक है, in all direction it's having a particular range. So this range capital R of this molecule up to which the molecular forces are effective is called as a range of molecular force. अब अगर इस रेंज में आप दूसरा मॉलिक्यूल रख दोगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अब वो सेम मॉलिक्यूल हो गए तो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए तो एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। बट ये मॉलिक्यूल की रेंज अगर यहाँ तक है और आपने दूसरा मॉलिक्यूलर यहाँ पे रखा, सो अब क्या होगा, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, वो बहुत निग्लिजिबल रहेगा और उसे हम निग्लेक्ट कर देंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट टर्म जो है वो है फोर्थ बेसिक टर्म इज
स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अब देखिए ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ये डायग्राम, ये हमारा मॉलिक्यूल था और ये मॉलिक्यूल की जो रेंज है मॉलिक्यूलर फोर्स की, ये यहाँ तक थी, राइट। हर डायरेक्शन में सेम रेंज थी, इस डायरेक्शन में यहाँ तक, इस डायरेक्शन में यहाँ तक, इधर यहाँ तक, यहाँ तक। अब ये जो डायग्राम है ये मैंने बोर्ड पे निकाली, मतलब 2 डायमेंशन में निकाली है, बट एक्चुअली मॉलिक्यूल 3D में रहेगा और उसकी रेंज हर डायरेक्शन में रहेगी 3 डायमेंशन में। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस रेंज को, ये हर डायरेक्शन में जो रेंज है इसको लेके एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। स्फीयर ही ड्रॉ करना है, सर्कल नहीं, क्योंकि अगर आप 2D में इमेजिन करोगे तो ये सर्कल बनेगा, बट एक्चुअली आपका मॉलिक्यूल 3D में, और 3D में जो मॉलिक्यूल है उसकी हर डायरेक्शन में एक रेंज है मॉलिक्यूलर फोर्स की, राइट। सो उस 3D में जो रेंज है मॉलिक्यूलर फोर्स की, उसको लेकर अगर आप एक बाउंड्री ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल नहीं होगा, वो क्या होगा, स्फीयर होगा। ये हमें पता है, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस रेंज को लेके एक स्फीयर ड्रॉ किया। अब इस स्फीयर में, अब स्फीयर को सेंटर होता है, स्फीयर को रेडियस होती है। अब ये स्फीयर का सेंटर क्या है, स्फीयर का सेंटर है मॉलिक्यूल, और स्फीयर की रेडियस क्या है, स्फीयर की रेडियस है r क्या था हमारा, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। बट ये इमेजिनरी स्फीयर है। अब आप अगर एक कंटेनर लोगे, उसमें वाटर फिल करोगे तो आपको ऐसे स्फीयर्स नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि दिस इज इमेजिनरी स्फीयर। सो हाउ कैन वी डिफाइन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज एन imaginary sphere with what, molecule as its center, molecule center है, and radius क्या है, radius as range of molecular force। एक ऐसा इमेजिनरी स्फीयर हमने ड्रॉ किया कि उस स्फीयर का सेंटर मतलब क्या है, हमारा मॉलिक्यूल, और स्फीयर की रेडियस मतलब क्या है, तो ये रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, जहाँ तक हमारे मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, इफेक्टिव है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दिस इज कॉल्ड एज अ स्फीयर ऑफ influence। Okay, so I just hope now you know what is meant by sphere of influence। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारी बेसिक, वो है सरफेस फिल्म। और ये सरफेस फिल्म ही तो, जैसे हमारे स्टोरी में एक मेन लीड जो होता है वो हीरो होता है कोई भी मूवी में, वैसे ही हमारी सरफेस टेंशन की जो स्टोरी है, उस सरफेस टेंशन की स्टोरी में अगर हमारा कोई मेन लीड या कोई हीरो है तो वो कौन है, सरफेस फिल्म। क्योंकि ये सरफेस फिल्म ही तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी शो कर रही है, राइट। सो अब देखेंगे हम व्हाट इज सरफेस फिल्म, ठीक है। अब सपोज मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, ये है कंटेनर। यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज वाटर फिल किया, और एक चीज क्लियर कर देते हैं हम कि सरफेस टेंशन ये प्रॉपर्टी कोई भी लिक्विड शो करता है, सिर्फ वाटर ही नहीं, बट हम हर जगह वाटर क्यों लेते हैं, क्योंकि वाटर हमें इजीली अवेलेबल होता है, और वाटर जो है वो कॉस्टली भी नहीं होता है, फ्री में अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है। सो ये है लिक्विड, यहाँ तक भर दिया कंटेनर में, ठीक है। अब इस सरफेस पे लिक्विड सरफेस मतलब क्या, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ये कंटेनर है, ये अगर आपने यहाँ तक पूरा भर दिया तो ये जो लेयर होती है इसे हम सरफेस कहते हैं, जिसे हम फ्री सरफेस कहते हैं, और इसे हम कहते हैं बल्क। ये मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। सो सरफेस हमें पता है क्या होता है, बट सरफेस फिल्म मतलब क्या होता है ये देखिए, ठीक है। अब अगर इस फ्री सरफेस पे, इस लिक्विड के फ्री सरफेस पे यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया लिक्विड का, जिसे हम सपोज कहेंगे ए, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा, वो एक तो सेम होगा, अगर इधर एक्सर्ट करेगा तो वो क्या होगा, कोहेसिव होगा लिक्विड के बीच। अगर ऊपर के मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा तो वो एडेसिव होगा। क्यों, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऊपर कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा, एयर वाटर, डिफरेंट मॉलिक्यूल एडेसिव, वाटर सेम मॉलिक्यूल कोहेसिव, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब ये मॉलिक्यूल
क्या होगा, इसकी जो मॉलिक्यूलर फोर्स है उसकी रेंज रहेगी जहाँ तक कि उसका जो इफेक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा, जिसे हमने रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स कहा। ठीक है, तो अब ये रेंज यहाँ तक है, लिक्विड के इनसाइड ये रेंज कहाँ तक है, यहाँ तक है। देखिए अब ये रेंज में ये मॉलिक्यूल जो था इसे हमने ए से डिनोट किया, ये मॉलिक्यूल की जो रेंज है मॉलिक्यूलर फोर्स की ये यहाँ तक है। तो अब इस रेंज में जितनी भी लेयर्स आएगी लिक्विड की वो सारी लेयर्स मिलके क्या होगी, एक फिल्म तैयार होगी, और वो फिल्म की थिकनेस, इसे अगर हम फिल्म की थिकनेस कहें तो ये थिकनेस कितनी है, ये रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स जितनी। सो दिस फिल्म विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स ऑफ लिक्विड विथ थिकनेस which is equals to the range of this molecular force and is called as a surface film. समझा? So what is surface film? It is surface layer of liquid, and for this example liquid is water. Okay, so surface layer of liquid with thickness, कितनी है thickness, इस layer की thickness कितनी है, इस thickness equals to range of molecular force equals to range of molecular force is called surface film. ठीक है, तो अगर हम ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश डिनोट करते हैं, तो हमारे पास ये x डैश, y डैश, ये x डैश, y डैश, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सरफेस फिल्म। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सरफेस फिल्म में नंबर ऑफ वाटर लेयर्स होगी, लिक्विड लेयर्स होगी, और उस सरफेस फिल्म की थिकनेस कितनी होगी, इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सरफेस फिल्म। सो इन दिस फिगर दिस एंटायर इज अ सरफेस फिल्म। तो फ्री सरफेस क्या होता है, तो अब यही फिगर में ये जो सरफेस है, ये अपर सरफेस, ये एक्स वाई, दिस इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अंडरस्टूड? सो these are some of the general definition regarding molecular theory. ये डेफिनेशंस अगर आपके क्लियर है, सबका मीनिंग अगर आपको समझ गया है, तो आपको मॉलिक्यूलर थियरी समझने में इजी जाएगा, और अगर आपको मॉलिक्यूलर थियरी समझ गई तो आपको सरफेस टेंशन क्या होता है ये समझ जाएगा। ठीक है, सो अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन।